नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। जो मगध साम्राज्य था यह एक छोटे से महाजनपद के बाद किस प्रकार एक बड़े से साम्राज्य के रूप में उभरता है, तो वही आज हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो मगध था, इस मगध को एक महाजनपद से साम्राज्य बनाने में 3 वंशों का हाथ है। कौन कौन से 3 वंश? तो हर्यक वंश उनमें से सर्वप्रथम और बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है दोस्तों। और उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। इसने भी मगध को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने के लिए बहुत काम किया। और आगे आता है नंद वंश। तो दोस्तों, इन तीनों वंशों को हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, जो मगध साम्राज्य था उसको अगर 16 महाजनपद से साम्राज्य तक बनने की अवधि देखी जाए, उसकी अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए, तो जो मगध महाजनपद था वह 544 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व यानी BC तक वो एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। दोस्तों, यह जो 544 BC है, इसमें हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और इसी ने मगध को एक साम्राज्य के तौर पर उभारने में बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों, अगर मगध के बारे में हमें पढ़ना हो तो मगध के बारे में पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा उस समय की परिस्थितियों को कि क्या क्या उस समय की चीज़ें थी और कैसे यह मगध इतना पॉपुलर बन पाया। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी 16 महाजनपदों के बारे में। दोस्तों, जो 16 महाजनपद थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 BC के अंतर्गत भारत में सामने आए थे। और इसके बाद में इनमें ये जो 16 महाजनपद थे ये आपस में वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा के दौर के साथ गुजरने के साथ साथ इनमें युद्ध हुए और कई छोटे महाजनपद बड़े महाजनपदों में, शक्तिशाली महाजनपदों में सम्मिलित हो गए। तो दोस्तों, उसके बाद में 4 शक्तिशाली राज्य बचे थे, 4 शक्तिशाली महाजनपद बचे थे जो कि महात्मा बुद्ध के समय थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। दोस्तों, यही समयकाल इन चारों शक्तिशाली राज्यों का समयकाल था। और ये दोस्तों, जो 4 शक्तिशाली राज्य थे उनमें से मगध प्रमुख था और बाकी के कोसल, वत्स और अवंती थे। दोस्तों, ये तीनों भी आगे आने वाले समय में इस मगध में सम्मिलित हो गए थे, ऐसा हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर इसके आगे की भूमिका की बात करूं तो जो मगध साम्राज्य था इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 वंश हुए थे। दोस्तों, जब नंद वंश का समय चल रहा था यानी कि तीसरे वंश का समय चल रहा था, तो उस समय भारत पर ईरानी और यूनानियों ने आक्रमण किया था। दोस्तों, ईरानी और यूनानी आक्रमण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। और दोस्तों, ये आक्रमण हुए थे, इन आक्रमणों के बाद भारत में मौर्य वंश का उदय होता है, यानी कि जो नंद वंश था इसके बाद में मौर्य वंश का उदय होता है। दोस्तों, मौर्य वंश वही है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आएंगे। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इन दोनों टॉपिकों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और शुरुआत करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। दोस्तों, जो मगध साम्राज्य था यानी मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी राजगृह थी। और मगध पर जिस वंश का सबसे पहले शासन हुआ उसका नाम था हर्यक वंश। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस हर्यक वंश का एक नाम मिलता है पितृहंता वंश। परीक्षा में पूछता है कि पितृहंता वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्यक वंश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बिंबिसार के बाद में शासक आएंगे वो अपने पिता की हत्या करने के बाद उनके स्थान पर उनका राज्य ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। और जो बिंबिसार था उसने 544 BC में इस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, जो बिंबिसार था उसका एक उपनाम था श्रोणिक। इसको श्रोणिक भी कहा जाता था। दोस्तों, परीक्षाओं में यह नाम बहुत पूछा जाता था, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बिंबिसार जो था उसने मैत्री यानी कि मित्रता और वैवाहिक संबंधों के जरिए अपनी स्थिति को सबसे पहले सुदृढ़ किया। यानी कि जो बिंबिसार था उसने जब हर्यक वंश की स्थापना की तो उसने दिमाग लगाया और सोचा कि युद्ध ना करके उसने एक मैत्री और वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई, जिसमें से उसने अवंती नरेश चंड प्रद्योत से मित्रता की
और इस मित्रता का हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों उस समय के बौद्ध ग्रंथों से हमें सूचना मिलती है कि एक बार महाराजा चंड प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। दोस्तों पांडु रोग क्या है? तो पांडु रोग दोस्तों पीलिया को कहा जाता है। तो बिंबिसार जो था वो उनकी शुश्रूषा यानी कि इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती भेजता है। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि बिंबिसार का अवंती नरेश चंड प्रद्योत से बहुत ही गहरा संबंध था। और दोस्तों अगर वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो इसने मुख्य रूप से 3 विवाह किए थे, जो कि पहला विवाह था इसका वो महाकौशल की पुत्री कौशला देवी से किया था। दोस्तों महाकौशल कौन थे? तो यह उस समय के प्रमुख महाजनपद जो था कौशल महाजनपद, उसी का राजा था और उसकी पुत्री कौशला देवी के साथ इसका विवाह हुआ था। दोस्तों इस विवाह के फलस्वरूप जो बिंबिसार था उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिला था, जिसकी जो सालाना आय हुआ करती थी कर के रूप में वो 1 लाख होती थी। तो दोस्तों ये जो 1 लाख रुपए था ये क्या होता था? तो ये कौशला देवी जो थी ये अपने श्रृंगार और स्नान के ऊपर खर्च कर दी थी 1 लाख रुपए। दोस्तों सोच के देखिए उस समय में भी दहेज की प्रथा प्रचलित थी। तो ये दहेज जो है ये पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है। आइए बात करते हैं दूसरे विवाह के बारे में। दोस्तों जो बिंबिसार ने दूसरा विवाह किया था वो चेटक की पुत्री चेलन्ना से किया था। दोस्तों चेटक कौन था? तो चेटक उस समय एक लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था, वहाँ के राजा थे चेटक। और दोस्तों उन्हीं की पुत्री थी चेलन्ना और इससे इसने विवाह किया था। और एक विवाह इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। तो दोस्तों हमने देखा कि बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे और इन विवाहों के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमाएं सुरक्षित हो गई थी और उसके जो पड़ोसी राज्य थे उसके मित्र बन गए थे। अगर कहीं बाहर से युद्ध होता था तो वो उसकी मदद के लिए आगे आते थे। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं बिंबिसार के आगे के जीवन के बारे में। दोस्तों जब बिंबिसार वैवाहिक नीति और मित्रता की नीति से अपनी स्थिति को सुधार लेता है तो वह आक्रामक रुख इख्तियार करता है। दोस्तों इसके फलस्वरूप उसने एक अंग राज्य था जिस पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बना दिया था। दोस्तों बिंबिसार जो था इसका धर्म बौद्ध था, यानी कि यह बौद्ध धर्मानुयायी था। जो भगवान बुद्ध थे वो इसके शासन के 16वें वर्ष मगध पधारे थे और तभी बिंबिसार ने एक उद्यान था वेणुवन नाम का, जो कि बुद्ध तथा बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि यह बौद्ध धर्मानुयायी था। दोस्तों इसके बाद में 492 ईसा पूर्व तक शासन करने के बाद जो अजातशत्रु था उसका पुत्र वो उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों अभी मैंने पीछे बात की थी कि इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो अजातशत्रु के इसी कृत्य के कारण और इसके आने वाले अगले राजाओं के कृत्यों के कारण इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। तो देखते हैं आगे की क्या कहानी है। दोस्तों जो अजातशत्रु था वो 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करने के बाद राजा बन जाता है और यह शासन करता है 460 बीसी तक, यानी कि 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु राजा बना रहता है। और इसका भी एक उपनाम था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो है कुड़िक। दोस्तों आपको याद रखना है कुड़िक किसका नाम था? तो कुड़िक अजातशत्रु का नाम था। और दोस्तों 483 बीसी में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था राजगृह में। दोस्तों राजगृह राजधानी थी मगध की। और यह कब का समय है? तो इस समय इसी सन में इसी ईसा पूर्व में दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और मृत्यु के उपरांत प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अपनी राजधानी राजगृह में अजातशत्रु ने करवाया था, जिससे पता चलता है कि इसका भी धर्म बौद्ध था। दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब करवाया था? तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में करवाया था। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अजातशत्रु के बारे में अगर आगे बात करें तो यह आक्रामक प्रवृत्ति का राजा था, यानी कि आक्रमण करता था और राज्य को जीत लेता था। दोस्तों इसने सर्वप्रथम कौशल से युद्ध किया था और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दोस्तों अगला युद्ध इसने वैशाली के साथ किया और वैशाली को भी अपने राज्य में मिला लिया था। और दोस्तों वैशाली के साथ युद्ध में इसने 2 हथियार महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया था। दोस्तों यह जो हथियार थे यह बहुत ही
खतरनाक हथियार थे और इतिहास में पहली बार प्रयोग किए गए थे। दोस्तों, जो महाशिला कंटक हथियार था, इसमें बड़े बड़े पत्थर सेना पर प्रहार किए जाते थे, यानी कि इसमें यह जो महाशिला कंटक था, इसमें ऐसी सुविधा होती थी कि आप बड़े बड़े पत्थरों को सेना पर वार कर सकते थे। और दोस्तों, यह जो रथ मूसल था, इसकी क्या खासियत थी? तो इसकी खासियत यह थी कि इसमें एक रथ होता था और रथ पर बहुत बड़ी गदा लगी हुई होती थी, जो कि उसी रथ के पहिए से संचालित की जाती थी, यानी कि घूमती थी चलने पर रथ के, और एक साथ कई लोगों का संहार कर देती थी। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया और 32 वर्ष के शासन के बाद उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी, यानी कि जो उसने अपने पिता के साथ किया था वही हश्र उसके पुत्र ने कर दिया। दोस्तों, इसके बाद में 460 ईसा पूर्व में उदयन राजा बन जाता है और दोस्तों, पुराणों में इसके नाम उदयभद्र और उदाई भी मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि उदयन, उदयभद्र, उदाई ये तीनों एक ही राजा के नाम हैं। दोस्तों, जो उदाई था यह 444 बीसी तक राजा बना रहता है और एक महत्वपूर्ण काम जो इसने अपने राजा बनने के पहले दूसरे वर्ष में ही कर दिया था, वह यह था कि मगध की राजधानी अजातशत्रु के समय तक राजगृह हुआ करती थी, जो कि इसने परिवर्तित करके गंगा और सोन नदी की तथा गंडक नदी के नदियों के संगम पर एक नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र, वहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी। यानी कि जो उदयन था उसने राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया और इसने पाटलिपुत्र की खुद से स्थापना की थी, जो कि गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित था। दोस्तों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्थविरावली चरित्र। इसमें बताया गया है कि उदयन जो था वो अपने एक पड़ोसी राजा की हत्या कर देता है, जिसके बाद जो उसका पुत्र था वो बदला लेता है और आकर के पाटलिपुत्र में सोए हुए उदयन की हत्या कर देता है। यानी कि उदयन जो था, इसके बारे में हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी हैं। एक, राजगृह से पाटलिपुत्र का राजधानी परिवर्तन, और इसने एक बार एक पड़ोसी राजा पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी, उसका राज्य छीन लिया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब उदयन ने अपने पड़ोसी राजा की हत्या की थी तो उस समय उसका एक पुत्र था जो कि भाग गया था, और बाद में जब उदयन लौट आता है अपनी राजधानी तो वहाँ करके पाटलिपुत्र में उसकी हत्या कर देता है, उस समय जब वो सोया हुआ था। यानी कि उदयन अपने पाटलिपुत्र राज्य महल में सो रहा था, तभी उस राजा के पुत्र ने आकर के इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इसके बाद में उदयन जो था उसके उत्तराधिकारियों ने 32 वर्षों तक शासन किया और 412 बीसी में इस वंश हर्यक वंश का अंत हो गया। और दोस्तों, जैन ग्रंथों के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या कर एक शिशुनाग नाम का आदमी था, वह अपने वंश की स्थापना कर लेता है, जिस वंश का नाम शिशुनाग वंश था। तो आइए बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों, शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक था। इसके संस्थापक शिशुनाग नाम का एक राजा था, जिसने 412 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों, यह जो शिशुनाग था यह वैशाली राज्य के किसी राजा तथा नगर शोभनी का पुत्र था। दोस्तों, नगर शोभनी क्या होती है? जो राज नर्तकी होती है उसे नगर शोभनी कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी नर्तकी और राजा का पुत्र था शिशुनाग। और दोस्तों, राजा बनने के पूर्व शिशुनाग काशी का उपराजा था, यानी कि सामंत शासक था, जिसने कि मंत्रियों और राज्य पदाधिकारियों को अपनी ओर कर लिया और राजा को हटा दिया। राजा कौन था उस समय? राजा उस समय नागदशक था, हर्यक वंश का। और उसकी हत्या इसने कैसे की थी? तो मंत्रियों और राज्य पदाधिकारियों को अपने पाले में कर लिया और राजा की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। और दोस्तों, शिशुनाग राजा बनने के उपरांत राजधानी का परिवर्तन कर देता है, यानी कि मगध की राजधानी एक बार फिर से परिवर्तित होने जा रही है, जो कि उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र की थी। अब वह पाटलिपुत्र से कहाँ जाने वाली है? तो वह पाटलिपुत्र से वैशाली जाने वाली है। दोस्तों, जो शिशुनाग था उसने पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफ़र कर दी वैशाली को।
दोस्तों इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना जो थी वो अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के वंश का विनाश था। दोस्तों चंद्रप्रद्योत कौन है? तो चंद्रप्रद्योत अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बिंबिसार के एक घनिष्ठ मित्र थे। दोस्तों उन्हीं के वंश में जो अंतिम शासक था उसकी इसने हत्या कर उस वंश का विनाश किया और अवंती को क्या कर दिया? मगध में सम्मिलित कर दिया। तो दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था कि अजातशत्रु ने वैशाली और कौशल को मगध में मिला लिया था और अब शिशुनाग के समय में अवंती भी मगध में सम्मिलित हो चुका है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य थे जो मगध में सम्मिलित हो चुके थे शिशुनाग के टाइम तक। तो दोस्तों शिशुनाग के समय तक जो आसपास के राज्य थे अंग, वज्जी, काशी, अवंती, वत्स और कौशल, ये सभी राज्य मगध में सम्मिलित हो चुके थे। यानी कि शिशुनाग के टाइम पर एक अच्छा खासा राज्य मगध साम्राज्य का हो चुका था। दोस्तों सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार जो शिशुनाग था उसका शासनकाल 18 वर्ष बताया जाता है और शिशुनाग का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम कालाशोक काकवर्ण था। दोस्तों कालाशोक 394 बीसी में राजा बनता है और 366 बीसी तक शासन करता है। दोस्तों यह शिशुनाग का पुत्र था और काला रंग होने के कारण इसे काकवर्ण कहा जाता था। यानी कि काकवर्ण जो दोस्तों काक होता है यानी कौवा जो होता है काला होता है, इसीलिए इसका काला रंग होने के कारण इसे काकवर्ण या कालाशोक कहा जाता था। दोस्तों इसके शासनकाल की 2 घटनाएं बहुत ही प्रमुख हैं। कौन कौन सी? एक थी राजधानी का परिवर्तन, यानी कि राजधानी मगध की फिर से ट्रांसफ़र होने जा रही है, जो कि शिशुनाग ने वैशाली की थी पाटलिपुत्र से, वो अब वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र में ट्रांसफ़र होने वाली है। यानी कि मगध की राजधानी कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुकी है? तो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह से की थी उदयन ने, यानी कि एक बार उदयन ने की और दूसरी बार उसके बाद शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने की, जो कि पाटलिपुत्र से वैशाली की, और उसके बाद आया है उसका पुत्र कालाशोक जो कि वैशाली से पाटलिपुत्र कर रहा है राजधानी को। यानी कि अभी तक 3 बार राजधानी ट्रांसफ़र हो चुकी है। और दोस्तों दूसरी घटना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है जो कि इसके शासनकाल के 10वें वर्ष में हुई थी। यानी कि अभी तक 2 बौद्ध संगीतियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हो चुकी है उसके 10वें वर्ष में। दोस्तों कालाशोक 394 ईसा पूर्व में राजा बना था और 10वें वर्ष उसके शासनकाल के द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। यानी कि 384 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों इसके बाद में जो कालाशोक था इसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से शासन किया 22 वर्षों तक और उसके बाद शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है और एक नवीन वंश नंद वंश की स्थापना की जाती है 344 बीसी में और यह वंश 323 बीसी तक चला था। और दोस्तों इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। दोस्तों विद्वानों के अनुसार इसका महापद्म नंद नाम इस प्रकार पड़ा होगा कि इसके पास या तो फिर 10 पद्म सेना रही होगी या इतनी ही संपत्ति रखने वाला यह व्यक्ति होगा, इसलिए इसे महापद्म नंद नाम दिया गया। और उग्रसेन नाम से यह प्रतीत होता है कि इसके पास एक विशाल सेना रही होगी। दोस्तों महापद्म नंद ऐसा शासक था जिसने इतिहास में पहली बार ऐसा कर दिखाया कि जो मगध था उसकी राज्य की सीमाएं गंगा के मैदानों के उस पार चली गई थी। यानी कि दक्षिण की तरफ गंगा की जो सीमा थी उसके उस पार तक मगध साम्राज्य अब विस्तृत हो चुका था। दोस्तों पुराणों में जो महापद्म नंद है उसको एक छत्र राजा और पृथ्वी का राजा सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव, दोस्तों जो भार्गव थे परशुराम थे, उन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था और इसने भी सभी क्षत्रियों का नाश किया, इसलिए इसको भी परशुराम का अवतार कहा जाता था। और दोस्तों महापद्म नंद ने ही सर्वप्रथम कलिंग युद्ध किया था। कलिंग यानी कि वर्तमान में ओडिशा राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। और दोस्तों इस युद्ध को वह जीत जाता है और जीतने के बाद वहाँ से
एक जिन की मूर्ति लाता है। यानी कि जिन जो थे, महावीर स्वामी को ही जिन कहा जाता था दोस्तों, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे, उन्हीं की मूर्ति को जिन की मूर्ति कहा गया है। और यह मूर्ति वह कलिंग से पाटलिपुत्र ले आया था। दोस्तों यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि उड़ीसा में है। और दोस्तों महापद्म नंद ने 28 वर्षों तक राज्य किया था। इसके पश्चात इसके 8 पुत्रों ने राज्य किया, और जिनमें से धनानंद जो था वो अंतिम राजा था। दोस्तों धनानंद एक अत्यंत विलासी सम्राट था, और कर्टियस के अनुसार इसने अपनी रक्षा के लिए 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ तथा 3,000 हस्ती सेना रखी थी। दोस्तों हस्ती सेना का मतलब हाथी पर सवार होकर जो सैनिक युद्ध करते थे, उसे ही हस्ती सेना के अंतर्गत रखा जाता था। और दोस्तों यह जो कर्टियस था, यह कौन था जिसने यह विवरण दिया है? तो वह एक यूनानी लेखक था, जो कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आया था। दोस्तों यह जो नंद वंश के राजा थे, यह बहुत ही धनवान थे, और महावंश टीका के अनुसार धनानंद ने 80 कोटि गोल्ड मुद्राएं, दोस्तों जो सोने की मुद्राएं होती थी, उनको महावंश टीका के अनुसार धनानंद ने गंगा की तलहटी में छिपा रखा था। यानी यह इतना धनवान था कि इसने 80 करोड़ सोने की मुद्राएं गंगा की तलहटी में छिपा रखी थी। और दोस्तों ह्वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री है, वो लिखता है कि नंदों के 5 कोष थे। यानी कि जो इसके खजाने थे वो 5 प्रकार के थे। और दोस्तों एक टर्नर नाम का विद्वान है, वह कहता है कि धनानंद का नाम इसीलिए धनानंद पड़ा होगा क्योंकि उसका व्यसन यानी कि व्यवसाय धन को एकत्रित करना था। और यह धन उसके पास कहाँ से आता था? तो यह अपने राज्य में चमड़ा, फूलों और वृक्षों के रस तथा पत्थरों पर भी टैक्स लगाया हुआ था, जिसके कारण इसके पास अपार धन संपत्ति अर्जित होती थी। दोस्तों जो नंद थे, उन्होंने धन एकत्रित करने और विलासितापूर्ण आचरण करने के अतिरिक्त कुछ अच्छा काम भी किया है। तो आइए उनके अच्छे कामों की बात करते हैं। दोस्तों जो नंद थे, उनके काल में पाटलिपुत्र शिक्षा और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र था। यानी कि नंदों ने शिक्षा और साहित्य के ऊपर भी ध्यान दिया था। दोस्तों आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। पाणिनि जो थे, प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना के लिए जाने जाते हैं, जो कि नंदों के काल के ही विद्वान थे। और इनके काल के अन्य विद्वान जो कि वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन और व्याधि जैसे विद्वान भी इन्हीं के काल के हैं। दोस्तों इसके बाद में नंदों का अंत 323 बीसी में हो जाता है, और इनका विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लोग भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नंदों के समय के पैरेलल ही भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण हुए थे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।